एक और नाट्यशाला में मधुर संगीत की स्वर लहरियां गूंजा करती थी, तो दूसरी ओर कारावास में कठोर दंड पाए हुए अपराधियों की चीख पुकार दिल दहलाती थी। झांसी की न्याय प्रणाली भी कुछ ऐसी थी कि छोटे मोटे अपराधियों को भी फांसी की सजा सुना दी जाती थी। और जिस जगह आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक यहीं वो फांसी का था। एक दिन रानी लक्ष्मीबाई सुबह सुबह शिव पूजन के लिए इधर से जा रही थी। उन्होंने फांसी सजा याफ्ता एक अपराधी की चीखें सुनी। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने महाराज गंगाधर राव से इस फांसी की सजा और इस फांसी के को झांसी से सजा हटाने का अनुरोध किया। इस अमानवीय न्याय प्रणाली को जल्द से जल्द रोकने की हटाया। फांसी से सजा झांसी के लिए सदा सजा करने के बाद महाराज ने रानी का अनुरोध स्वीकार कर लिया और झांसी में फांसी की सजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। उसी दिन से झांसी किले की फांसी दलिया गले का हार सिर्फ कहानियों की बात नहीं। झांसी की प्रजा ने इस नर्म दिल आदेश की सराहना की और महाराज का अभिनंदन किया। झांसी में इंसानियत की हवाएं बहने लगी। देश प्रेम की एक लहर के साथ नई ऊर्जा का प्रसार होने लगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केवल पुरुषों की नहीं रह गई थी, महिलाओं ने भी कमान संभाली। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं तलवारबाजी एवं घुड़सवारी में निपुण थी। उन्होंने झांसी की स्त्रियों में भी इस कौशल का विकास किया। शस्त्रागार में नए हथियार करने लगे। एक तोप का नाम झांसी की रानी रखा गया। क्या धमाका था उसका। धीरे धीरे तैयार होने लगी इस युवा रणचंडी दुर्गा सेना। नाट्यशाला में दो कुशल नृत्यांगनाएं थी, मोतीबाई और जूली। मैंने स्वयं देखा कि कैसे नृत्य का अभ्यास छोड़कर वे रणभूमि में तलवारबाजी और घुड़सवारी के गुर सिखाए। देखते ही देखते रानी लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना झांसी की सुरक्षा करने में समर्थ हो गई। झांसी में जो लक्ष्मी बनकर आई वो अब दुर्गा बनकर प्रजा के दिल पर राज करने लगी। कुछ समय बाद वो पल भी आ गया जिसका झांसी राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
रानी लक्ष्मीबाई की गोद भर गई। झांसी राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। महाराज गंगाधर के आंगन में थालियां बजी। पूरा झांसी राज्य खुशियों से सराबोर हो उठा। झांसी के इस उत्सव को न जाने किसी नजर लग गई। खुशियों की शहनाइयों से अचानक मातम के स्वर फूटने लगे। मात्र 3 माह की गिरफ्तारी को क्रूर काल निकल गया। रानी की गोद उतर गई। इस घटना से महाराज गंगाधर को गहरा सदमा लगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें लाइलाज लोगों ने घेर लिया। महाराज को झांसी के भविष्य की चिंता सताए जा रही थी। झांसी के राज सिंहासन को वारिस मिल सके, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने ही वंश के एक बालक को गोद लिया। महाराज गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई ने इस दत्तक पुत्र का नाम रखा दामोदर राव। अभी झांसी के भविष्य की सुरक्षा डावाडोल ही थी कि झांसी के वर्तमान का सूरज भी बुझ गया। असमय निधन हो गया महाराज गंगाधर राव का। रानी लक्ष्मीबाई ने किसी तरह होश संभाला। तब उन्होंने पीड़ा के आंसुओं को पोंछकर एक संरक्षक के रूप में झांसी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हथियाने के हथकंडे शुरू कर दिए। झांसी में तैनात अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट मेजर एलिस के जरिए रानी तक अपना फरमान पहुंचाया। रानी साहिब, सन 1804 में हुई संधि के मुताबिक झांसी भी दूसरे पड़ोसी राज्यों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता है। अब चूंकि स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए कंपनी उनके गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी के उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं दे सके। आपको सूचित किया जाता है कि अब झांसी राज्य पूरी तरह से कंपनी के अधीन रहेगा। इसके एवज में कंपनी रानी लक्ष्मीबाई को उनके निजी खर्च के लिए 5,000 रुपया महीना की पेंशन अदा करने की मंजूरी देती है और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को हुक्म देती है कि वे जल्द से जल्द अपने जरूरी सामान के साथ झांसी का किला खाली कर दें। हम सुना करते थे कि व्यापारियों के भेष में लुटेरे हैं आप लोग। आज आपने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। वापस जाकर कह दीजिए अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से हम उनका फरमान स्वीकार कर रहे हैं। मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं अंग्रेजी फरमान सुनकर रानी लक्ष्मीबाई क्रोध की ज्वाला से दहक उठी। वो जानती थी कि अंग्रेज झांसी को हथिया कर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर किला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। देशमुख जी ने उन्हें शांति से समझाया। श्रीमंत, मैं आपकी पीड़ा और क्रोध को समझ सकता हूं। देखिए, अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में समझौता करना ही एकमात्र रास्ता है। क्या कह रहे हैं देशमुख जी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं इन विरोधियों के आगे झुक जाऊं और अपनी झांसी में सौंप दूं। गलत मत समझिए श्रीमंत। अगर आप शांति से विचार करें तो ये भी हमारी एक कूटनीति होगी। अंग्रेजों की बात अभी मानकर एक तो आप स्वतंत्र रहेंगे, दूसरा उनके खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर उन्हें आप पर शक भी नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने देशमुख जी का सुझाव मान लिया। दिल पर पत्थर और मन में ढेर सारी यादें रखकर रानी ने किला छोड़कर रानी महल में रहने का फैसला किया।
जाते जाते रानी ने झांसी को अपना संदेश दिया। इस किले से जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं हार गई। असली तो बाकी बिठूर में पेशवा बाजीराव ने मुझे देश प्रेम, स्वधर्म और स्वराज की शरण। अब समय आ गया है कि मैं उनके द्वारा बताए गए स्वराज के मार्ग पर चलूं। इसलिए चाहे मुझे अपने प्राण न त्यागने पड़े, मैं एक स्वराज की पताका जरूर फहराऊं। गीता में हतोवा प्राप्स्यति स्वर्गम चित्वा कुक्षिषे मही तस्मात् विश्वन्ते युद्धाय कृतनिश्चय। कि जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में कहा कि युद्ध के दौरान अगर मारे जाओ तो स्वर्ग की प्राप्ति है, अगर जीत तो पृथ्वी पर राज्य का आनंद लेंगे। तो हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो। इतना कहकर रानी से लेकर छोड़कर चली गई। उस दिन दुल्हन बनकर आई रानी को मेरी महल से बाहर जाना पड़ा। मेरी दीवारें फूट कर मेरी प्राचीर की छाती पर बंदुमा दाग की तरह काट दिया गया फिरंगी हुकूमत का झंडा। हंसती खेलती झांसी का सुख वैभव छिन गया। अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल आम जनता को प्रताड़ित किया, बल्कि रानी का अपमान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रणनीति के अनुसार रानी अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के लिए मजबूर थी। इस कठिन समय में एक दिन पेशवा नाना साहब का संदेशा लेकर रानी के पिता मोरोपंत जी उनसे मिलने आए। बेटी मनु, पेशवा का तुम्हारे लिए संदेश है कि तुम्हें झांसी राज्य की कमान संभालनी होगी। अब से लगभग 4 महीने के बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल बजा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। अब्बा साहब, पेशवा को कहने में निश्चिंत रहे। इस जंग का तो हमें भी बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन समय से पहले ही 29 मार्च को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया। मंगल पांडे की शहादत का अशुभ समाचार भी आया। लेकिन 10 मई आते आते मेरठ में भी बगावत की शुरुआत हुई, जो दिल्ली को आजादी दिलाने तक जा पहुंची। भारी थी झांसी। 5 जून 1857 को 12वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने स्टार फोर्ट पर हमला बोल दिया, जो अंग्रेजी का उत्तरवर्ती था। अंग्रेजों ने औरतों और बच्चों समेत झांसी किले में बना ली। इस समय तक विद्रोह की ज्वाला पूरे झांसी राज्य में फैल चुकी थी। 8 जून 1857 की सुबह सिपाहियों ने कैप्टन गॉर्डन को मार गिराया। गॉर्डन के पते ही मेजर स्कीन ने सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हो गई झांसी। आजाद हो गया मैं। ध्वज बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन मेरे आंगन में वापस लौटी। उन्होंने प्रजा को धन्यवाद दिया। मुझे गर्व है आप सभी, आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना होगा। अंग्रेज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी के फिर से उन्नति की राह पर जाना है। झांसी के विकास का काम शुरू हो गया।
इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमत्ता से किया। हर तरह की घटनाओं से जूझते हुए रानी लक्ष्मीबाई स्वयं को मजबूत कर ही रही थी कि एक दिन मोतीबाई एक बुरी खबर लेकर आई। श्रीमान, हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पूरे देश में बगावत की आग को अंग्रेजों ने बुझा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिठूर, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह विद्रोह को कुचल दिया गया है। यहाँ तक कि शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को लाल किले में मुकदमा चलाकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया है। उन्हें रंगून भेजा जा रहा है। श्रीमान, बुरी खबर लाई मोतीबाई, बहुत बुरी। क्या तुम्हारे पास तात्या या पेशवा की कोई खबर है? जी हाँ श्रीमान, पता चला है कि तात्या राव साहब तो अपने 20,000 सिपाहियों के साथ काशी में डटे हुए हैं। लेकिन क्या मोतीबाई?